हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 12 फरवरी के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो पहली जो न्यूज़ है वो अर्का शुभ वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा एक नई वैरायटी है मैरीगोल्ड की, उसको डेवलप किया गया और उस वैरायटी का जो नाम है उसका नाम है अर्का शुभ। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि अर्का शुभ जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ये मैरीगोल्ड की वैरायटी है और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया है। अब हम लोग मैरीगोल्ड फ्लावर के बारे में जानते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो हर्बेसियस प्लांट है जो सनफ्लावर फैमिली एस्ट्रेसिया में बिलोंग करता है और मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो अमेरिका का नेटिव है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अमेरिका का नेटिव्स है और ये नेचुरली जो है वो साउथ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न यूएसए में ये ग्रोन होता है नेचुरली। और इसकी जो कुछ स्पीसीज़ हैं वर्ल्ड में वो नेचुरली जो है वो ग्रो हो जाती है, लेकिन ये नेटिव जो है वो अमेरिका का है। अब हम लोग इस वैरायटी के बारे में जानते हैं। ये जो न्यू वैरायटी है उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो नॉर्मल मैरीगोल्ड के फ्लावर है, अगर रेन हुई उसके वजह से वो स्पॉइल हो जाते हैं और हार्वेस्ट अगर थोड़ा लेट किया जाए तो उस वजह से जो उसकी वैल्यू होती है, फ्लावर की जो वैल्यू होती है वो लॉस हो जाती है। लेकिन ये जो न्यू वैरायटी है उसमें खासियत ये है कि अगर जो फ्लावर है वो स्पॉइल्ड हो गया, मतलब सड़ भी गया, उसके बावजूद भी उस स्पॉइल्ड फ्लावर में से जो क्यूर्ड कैरेटीन्स है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो फ्लावर है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सड़ने के बावजूद भी इसकी जो वैल्यू है, इसमें जो क्यूर्ड कैरोटीन है वो निकाला जा सकता है। अब हम लोग कैरोटीन का मतलब जानते हैं। कैरोटीन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और जो कैरोटीन होता है वो येलो और ऑरेंज जो फ्रूट वेजिटेबल या फिर प्लांट के जो भी सोर्स होते हैं उसमें पाया जाता है। अब हम लोग इस वैरायटी के बारे में और जानते हैं। तो ये जो वैरायटी है मैरीगोल्ड की उसमें जो कैरोटीन कंटेंट है वो 2.8% है। ये जो नॉर्मल मैरीगोल्ड की वैरायटी है उसमें सिर्फ कैरोटीन कंटेंट है वो सिर्फ 1.4% पाया जाता है। तो आप परसेंट देख सकते हैं कि कैरोटीन कंटेंट कितना ज़्यादा है नॉर्मल वैरायटी से। और ये जो कैरोटीन कंटेंट है इसमें अर्का शुभ वैरायटी में वो सबसे ज़्यादा है प्लांट सोर्स में जो भी कैरोटीन कंटेंट है उससे। कैरोटीन जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज़ किया जाता है और कैरोटीन की जो डिमांड है वो इंडिया इंपोर्ट करके फुलफ़िल करती है और इंडिया जो है वो चाइना और अदर जो कंट्री है उससे कैरोटीन को इंपोर्ट करती है। तो इस जो वैरायटी है उसकी सिग्निफिकेंस अपने आप से बढ़ जाती है क्योंकि इससे जो कैरोटीन की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है अदर कंट्री पे वो डिक्रीज़ होगी और इंडिया जो है वो खुद से कैरोटीन है वो प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग मैरीगोल्ड के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए मतलब इसको सजावट के तौर पे यूज़ किया जाता है इस फ्लावर को। और मैरीगोल्ड जो है उसको पोल्ट्री सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है। जो हैन होते हैं, जो चिकन्स होते हैं, उनको उनके जो मैरीगोल्ड की पेटल्स है वो खिलाई जाती है जिससे जो एग का योग क्वालिटी होता है वो अच्छी हो जाती है। इस वजह से मैरीगोल्ड जो है उसको खिलाया जाता है और इसको शिप को भी खिलाया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे। तो ये जो पूरी जो न्यूज़ थी वो अर्का शुभ वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किन्नल क्राफ्ट के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि किन्नल क्राफ्ट और उनसे बनी जो वुडन डॉल्स है उसको बूस्ट करने के लिए अब सोशल मीडिया में किन्नल क्राफ्ट और उनसे जो बनी वुडन डॉल्स है उसका एडवर्टाइजमेंट और जो ऑनलाइन सेल है उसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हमारे लिए ये जो किन्नल क्राफ्ट है उसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो किन्नल क्राफ्ट है वो ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट है जो लोकली किन्हल और किन्नल जो डोपाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका
का एक टाउन है, वहाँ पे ये जो क्राफ्ट है वो की जाती है। और जो किन्नर क्राफ्ट है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है 2012 में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो क्राफ्ट है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, 2012 में मिला था। किन्नर जो क्राफ्ट है उसको जो बनाते हैं आर्टिशन, उनको चित्रकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो चित्रकार हैं वो किन्नर क्राफ्ट को बनाने के लिए जो लोकल वैरायटी ऑफ वुड्स जिसका नाम पोल्की मान है उसको यूज़ करके ये क्राफ्ट बनाते हैं। और ये जो वैरायटी है वुड की वो जबलगोड़ा विलेज कोपाल के नियर पाई जाती है। अब हम लोग इस क्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये जो क्राफ्ट है उसका ओरिजिन 15 और 16 सेंचुरी के बीच में हुआ था। और ये जो क्राफ्ट है उसकी प्रोमिनेंस और जो पेस्ट्रोनीस है वो विजयनगरा एम्पायर्स के दौरान गेंड हुई थी। मतलब ये जो क्राफ्ट है वो प्रसिद्ध विजयनगरा एम्पायर्स के दौरान हुई थी और उसके बाद ये नवाब ऑफ कोपल में फेमस हो गई थी। तो सबसे पहले इसकी जो प्रोमिनेंस है वो विजयनगर एम्पायर्स में इंक्रीज़ हुई, उसके बाद नवाब ऑफ कोपल में। और माना जाता है कि जो हम्पी चैरियट है उसमें जो कार्विंग की गई है वो केनाल आर्टिशन द्वारा की गई है। अब हम लोग ये जो क्राफ्ट है उसमें जो कलर यूज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस क्राफ्ट को पेंट करने के लिए मेनली जो है वो वाटर कलर का यूज़ किया जाता है। और जो वाटर कलर में जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो रेड, ग्रीन और येलो, ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है। तो इस क्राफ्ट में जो सिग्नेचर कलर होते हैं वो रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक होते हैं। ये जो क्राफ्ट है उसके अंदर जो थीम होती है वो मेनली माइथोलॉजिकल थीम होती है। और इस क्राफ्ट के अंदर जो आइडल होती है डाइटीज़ की, जैसे हनुमान जी की, गरुड़ा की, गौरी और दुर्गा जी की, तो ये जो पिक्चर्स होती है, इन डाइटीज़ की जो पिक्चर होती है वो इस क्राफ्ट में सिग्नेचर मानी जाती है। जैसे इस क्राफ्ट के अंदर जो सिग्नेचर कलर है वो ग्रीन, रेड और येलो और ब्लैक को माना जाता है। और ये जो हनुमान जी और गरुड़ा, गौरी और दुर्गा जी हैं उनको सिग्नेचर पिक्चर मानी जाती है इस क्राफ्ट के अंदर। और जो बहुत सारे जो आर्टिशन होते हैं वो लार्ज आइडल को प्रिपेयर करते हैं उनका जो लोकल विलेज फेस्टिवल के लिए। उनका जो लोकल विलेज फेस्टिवल है वो उसका नाम है अरू हबाबा। तो अरू हबाबा जो लोकल फेस्टिवल है उस फेस्टिवल के लिए ये लोग लार्ज आइडल को भी प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग इस क्राफ्ट की सिग्निफिकेंस को जानते हैं। किन्नर क्राफ्ट से बने जो टॉयस होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस टॉयस में बनाने के लिए जो सिल्वर और गोल्ड कलर का भी यूज़ किया जाता है। और ये जो गोल्ड और सिल्वर कलर होता है उसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है और उस स्पेशल टेक्निक का नाम है लसवारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि लसवारा जो टेक्निक है उसको सिल्वर और गोल्ड कलर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इस क्राफ्ट में। और ये जो लसवारा टेक्निक है उसके अंदर जो टिन सीट होती है उसको हाथ से कूटा जाता है। ठीक, उसको इतना कूटा जाता है कि वो पाउडर के फॉर्म में हो जाती है। उसके बाद उसको सिल्वर और फिर जो गोल्ड पेंट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से जो इसकी डिमांड है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो किन्नर क्राफ्ट के बारे में था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। इसके जो भी मैंने आपको पॉइंट कुछ बताए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे विंटर सीज़न 2020 और 2021 का जो विंटर सीज़न है
उस टाइम पे 1 लाख से ज़्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट की है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अब हम लोग पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। तो ये जो सेंचुरी है उसको पोंग डैम रिजर्वायर या फिर पोंग डैम लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये जो सेंचुरी है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो डैम है उसको 1997 में क्रिएट किया गया था और उसके बाद उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1998 में इसको दर्जा मिल गया था। और इस लेक को उसके बाद रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था 2002 में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ रामसर साइट भी है जिसको 2002 में इसको डिक्लेरेशन मिला था। जो सेंचुरी है उसकी जो एरिया है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर है और यहाँ पे जो ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको वो शेल्टर प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। और इस जो सेंचुरी है वहाँ पे जो बीन्स रिवर है उस लेक को वो फीड करती है, मतलब बीन्स रिवर से ही वाटर इस लेक में जाता है। और नंबरस पेरिनियस ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे गज, न्यूगल, बीनवा, उल, बागाना और बैनर। तो ये जो पेरिनियर ट्रिब्यूटरीज है, पेरिनियस मतलब होता है वार, जो वर्ष भर रहती है उनको पेरिनियस ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब हम लोग इस सेंचुरी के फौना के बारे में जानते हैं। इस सेंचुरी में 220 जो बर्ड स्पीसीज़ है जो 54 फैमिली से बिलोंग करती है वो इस सेंचुरी में रहती हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड ऑल ओवर हिंदू कुश, हिमालय और जो साइबेरियन रीजन से विंटर सीजन में ये जो सेंचुरी है वहाँ पे विजिट करती है। और ये जो सेंचुरी है उसके अंदर जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ है लेक की वो बार हेडेड गीस है। और अदर जो स्पीसीज़ जिनकी हाईली पॉपुलेशन देखी जाती है इस सेंचुरी में उनका नाम है यूरेशियन कूट, नॉर्दर्न पिटटेल, कॉमन टील, ग्रेट कॉमोरेंट, ग्रे लेग गूस। तो डिफरेंट जो ये स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं इस सेंचुरी के अंडर। तो ये जो पूरी बात हो गई वो फौना के बारे में हो गई। लेकिन एक कंसर्न है इस बार कि इस बार जो टोटल बर्ड की पॉपुलेशन और जो इस साल जो माइग्रेट करके आई हैं वो पिछले साल से कम है। क्योंकि उसका रीज़न बताया जा रहा है जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसके वजह से जो इस साल की जो माइग्रेटिव बर्ड की विजिट है वो कम देखी गई है। तो इस वजह से ये कंसर्न है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। न्यूज़ है वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक कैमिलियन डिस्कवर्ड हुआ है मेडागास्कर में और इसको जर्मनी और मेडागास्कर के साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है और ये जो डिस्कवरी है उसको रिपोर्ट किया गया है जर्नल साइंटिस्ट रिपोर्ट के अंडर। अब हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। टीम जो है साइंटिस्ट की जो टीम है उन्होंने एक मेल और एक फीमेल जो स्पीसीज़ है उसको उन्होंने फाउंड किया है और जो नाम दिया गया है वो बोरकेसिया नाना नाम दिया गया है। और ये जो नाम है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे पहले जो कैमेलियन की जो स्पीसीज़ थी, जो सबसे छोटी स्पीसीज़ डिस्कवर्ड की गई थी 2012 में, उसका नाम था बोरकेसिया माइक्रा। तो माइक्रा को बस चेंज करके उन्होंने नाना रख दिया। नाना मतलब है नैनो, छोटा, ठीक। और जो मेल डिस्कवर्ड हुआ है, मेल की जो स्पीसीज़ डिस्कवर्ड हुई है कैमेलियन की, तो उसका जो साइज़ है वो 13.5 mm है और उसकी जो टोटल लेंथ है टेल को मिला के वो 21.6 mm है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो रेप्टाइल डिस्कवर हुआ है वो कितना छोटा है। मतलब उसकी टेल को इंक्लूड करने के बाद भी उसका जो टोटल लेंथ है वो 21.6 mm है। आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो रेप्टाइल है वो फिंगर में बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा है।
और इससे पहले जब 2012 में जो कैमिलियन की स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया था, उसको सबसे छोटा माना जा रहा था, जिसका नाम बुरकेशिया माइक्रा था, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट रेप्टाइल है वो रेटिकुलेट पाइथन है, जिसकी जो लेंथ है वो 6.25 मीटर है। और सबसे छोटा अभी मैंने आपको बताया कि बुरकेशिया नानास है। और ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर को माना जाता है कि यहाँ पे बहुत टिनी लेजर्ट है, उसका वो होम है। और जो टिनी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ हैं वो भी मेडागास्कर में पाई जाती है। ज़्यादातर जो स्मॉलेस्ट जो स्पीसीज़ है वो मेडागास्कर में इसलिए पाई जाती है क्योंकि आइलैंड इफ़ेक्ट की वजह से। अब आइलैंड इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? आइलैंड इफ़ेक्ट का मतलब ये है क्योंकि मेडागास्कर जो है वो इस एक स्मॉलेस्ट आइलैंड है, इस वजह से जो स्पीसीज़ है वो अपने आप को स्मॉल कर लेते हैं, ये पॉसिबल रीज़न माना जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो लालंडर डैम के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि MOU साइन किया गया है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, और ये MOU जो साइन किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंडर डैम, जिसको सेसूत डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल वर्ड MOU साइन हुआ है लालंडर डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। और ये जो डैम है उसके बेनिफिट बनाने के जो बेनिफिट होंगे इस डैम बनाने की वो है कि इससे जो काबुल सिटी है उसकी जो वाटर नीड है उसको वो फुलफ़िल कर पाएगा। जो काबुल सिटी है वहाँ पे वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है उसको वो प्रोवाइड करवा पाएगा, और जो भी इरिगेशन की नीड है नियर बाई एरिया में उसको वो प्रोवाइड करवाएगा। इस डैम से जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन और ड्रेनेज नेटवर्क है वो रिहेबिलिटेट होगा, और इससे जो इस डैम से जो फ्लड प्रोटेक्शन है वो भी होगा, और जो मैनेजमेंट एफर्ट्स है इस एरिया में वो भी इंक्रीज़ होगा। और इस डैम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी तो उस रीजन को उस इलेक्ट्रिसिटी है वो फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो डैम है वो सेकेंड डैम है। इससे पहले जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान में एक डैम जो है वो बना चुका है। उस डैम का नाम है फ्रेंडशिप बैंड, जिसको सलमा डैम के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो डैम है वो फ्रेंडशिप को इंडिकेट कर रही है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। उसके बाद ये जो है वो सेकंड डैम बनाने वाली है, और ये जो सलमा डैम है उसको 2016 में इनॉग्रेट कर दिया गया था। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो सैतूत डैम के बारे में था, और उसका दूसरा नाम है लावेंडर डैम के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी राज्यसभा में जो नेशनल मॉनसून मिशन है उसके बारे में इन्फॉर्म किया है। अब हम लोग नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में जानते हैं। तो नेशनल मॉनसून मिशन के अंडर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट वेदर और क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल को भी डेवलप किया है, और ये जो मॉडल है अब ये ऑपरेशनल यूज़ में भी है। और ये जो मॉडल है उनकी डिफरेंट रेंज है। तो पहली जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज है, जो 1 से लेकर 10 डेज़ प्रेडिक्ट करेगी मानसून को। सेकंड जो रेंज है वो है एक्सटेंडेड रेंज, जो 10 डेज़ से लेकर 30 डेज़ प्रेडिक्ट करेगी। और थर्ड जो रेंज है वो है सीजनल रेंज, जो अप टू 1 सीज़न जो मानसून है उसको वो प्रेडिक्ट करेगी। अब हम लोग मॉनसून मिशन है उसके टारगेट के बारे में जानते हैं। तो पहला जो टारगेट ये है कि वो सीमलेस प्रेडिक्शन करे मॉनसून सीज़न का, और उसको मॉनसून मिशन के अंडर जो मॉडल डेवलप किया गया है उससे वो प्रेडिक्ट करे मॉनसून को, और जो डिफरेंट स्केल में करे। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो डिफरेंट जो रेंज थी जैसे सीजनल, एक्सटेंडेड रेंज और शॉर्ट रेंज प्रेडिक्शन, तो मॉनसून को डिफरेंट रेंज में प्रेडिक्ट कर सके पहले से। और सेकंड इसका टारगेट ये है कि वो इनिशिएट करे और कोऑर्डिनेट करे इंडिया
फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ, जिससे जो प्रोडक्शन है एक्सट्रीम और क्लाइमेट एप्लीकेशन का उसको वो डेवलप कर सके। और इस मॉनसून मिशन के अंडर जो भी क्लाइमेट एप्लीकेशंस हैं जिस वजह से जो सोशल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में फ्लड फोरकास्ट, एक्सट्रीम इवेंट फोरकास्ट, विंड एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमको पहले से पता चल जाए कि जो मॉनसून है इस सीज़न में कितना आने वाला है, तो उस हिसाब से जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो सोन की जाए, मतलब वो ग्रो की जाए, तो इससे जो लॉसेस है फार्मर का वो भी बचेगा। जैसे हमको पहले से पता चल जाए कि जो फ्लड है वो इस एरिया में आने वाला है, ज़्यादा चांसेस है, तो इससे जो अगर एग्जैक्ट प्रोडक्शन पहले से हो जाएगी तो इससे जो लॉसेस है, ह्यूमन लॉसेस है और जो फिज़िकल लॉसेस है और जो इकोनॉमिकल लॉसेस है उसको भी रोका जा सकता है। और जो भी एक्सट्रीम इवेंट आने वाले हैं और जो विंड एनर्जी है उससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट है वो मतलब मॉनसून मिशन के अंडर प्रेडिक्ट कर सके वो पहले से एक्यूरेट लेवल पे, ये इनका टारगेट है। तो ये कुछ टारगेट थे मॉनसून मिशन के अंडर। अब हम लोग कुछ अचीवमेंट जानते हैं नेशनल मॉनसून मिशन के अंडर 3 सालों में। तो पहला अचीवमेंट ये है कि उन्होंने एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप कर लिया है और सेट भी कर लिया है, जिससे जो सीजनल प्रोडक्शन है वो कंडक्ट करते हैं और वो एक्सटेंड रेंज प्रोडक्शन और जो वेरी हाई रेजोल्यूशन शॉर्ट रेंज प्रोडक्शन है वो भी उस एडवांस डिवाइस द्वारा किया जाता है। और उन्होंने ग्लोबल एजेंबल फोरकास्ट सिस्टम को भी कॉमर्स किया है, जिससे जो शॉर्ट और मीडियम रेंज प्रोडक्शन है 12 मीटर के अंडर तक वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके अचीवमेंट थे। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने जो इंडिया से करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंडर जो $400 मिलियन रुपीस लिए थे उसको उसने वापस कर दिया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हमारे लिए ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होता है उसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको स्वैप दिख रहा है उसका मतलब होता है एक्सचेंज। तो करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंडर जो कंट्री होती है वो एक एग्रीमेंट करती है, उस एग्रीमेंट के अंडर जो है वो कंट्री जो है वो लोन प्रोवाइड करवाती है स्पेसिफिक अमाउंट का, लेकिन जो वो लोन होता है वो लोकल करेंसी में होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोन जो दिया जाता है वो कंट्री की लोकल करेंसी में दिया जाता है। करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंडर जो पार्टी है वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि वो स्पेसिफिक डेट को ये जो अमाउंट है उसको वापस करेंगे, और ये जो अमाउंट होगा उसको सेम एक्सचेंज रेट पे ही जो इनिशियल टाइम पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसी एक्सचेंज रेट पे जब उनका टाइम फिक्स होगा वो वापस करेंगे। हम एग्जांपल्स, जैसे ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक। तो इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया जो है वो श्रीलंका को एक्स अमाउंट में लोन देगा, और जैसे इंडिया की इस टाइम जो ₹1 की जो वैल्यू है, मतलब एक जो डॉलर है वो ₹70 के इक्वल है। एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ मैं सिर्फ। और श्रीलंका की जो करेंसी है वो एक डॉलर जो है वो श्रीलंका की ₹60 के इक्वल है। अब जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम जो करेंसी की वैल्यू चल रही थी, मतलब जो US डॉलर से जो कंपेयर जो वैल्यू चल रही थी, उनकी जो लोकल करेंसी की वैल्यू चल रही थी वो सेम रहेगी। सपोज़ डिसाइड हुआ कि जो श्रीलंका है वो इंडिया को लोन जो है वो 10 साल बाद वापस करेगा। तो 10 साल बाद जो लोकल जो रुपीज़ है, इंडिया का जो रुपीज़ की वैल्यू है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लेकिन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट टाइम पे ₹70 वैल्यू थी, तो ₹70 के हिसाब से श्रीलंका जो है वो इंडिया को लोन वापस करेगी। तो आपको मतलब समझ में आ गया है ना। अब हम लोग जानते हैं कि करेंसी स्वैप फैसिलिटी का मतलब क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या हैं।
तो फिर सबसे पहला जो बेनिफिट ये है कि करेंसी स्वैप फैसिलिटी से जो एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट चाहे बढ़े चाहे घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इनिशियल स्टेट पे जो एक्सचेंज रेट रखा गया था वो सेम एक्सचेंज रेट रहेगा, और इससे जो मार्केट रिस्क है वो भी जो है वो डिक्रीज़ होगा। मार्केट रिस्क कैसे डिक्रीज़ होगा? सपोज़ करिए कि अचानक से जो इंडिया रुपीज़ की डॉलर की कंपैरिजन में जो वैल्यू है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो श्रीलंका को तो ये मतलब टेंशन हो जाएगी कि इंडिया की वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लोन तो मैंने इनिशियल स्टेज पे इतना लिया था, लेकिन अब वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या मुझे क्या लोन बढ़ा के देना पड़ेगा? तो इस वजह से जो मार्केट रिस्क की वजह से जो वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस एग्रीमेंट से जो मार्केट रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है उससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को मेंटेन करने की हेडेक रहती है कंट्री के बीच में, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। और इससे जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी प्रमोट होगा, और इससे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी इंश्योर होगी। तो ये बेनिफिट थे करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में, और ये जो पूरा टॉपिक था वो करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में था। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थी वो मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।